दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा, नेट जेआरएफ भूगोल तथा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी इनविस का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, एनआईआरएस देहरादून या आईपीएस मुंबई। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आईआईपीएस मुंबई। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी इनविस का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र आईआईपीएस ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है तीन कथन आपके दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत में परियोजना टाइगर 1973 में शुरू की गई, सही है। तीसरा है बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों ही। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। इसके लिए जैव विविधता प्रेम है, जैव विविधता जीवन है, इस नारे को अपना प्रमुख वाक्य माना था। और भारत में टाइगर परियोजना अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बाघों को शिकार से सुरक्षा यानी बाघ बचाओ परियोजना प्रदान करना था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है। तो आप जानते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट ये 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने किस वर्ष में पारित किया था, वर्ष आपको बताना है। तो जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने वर्ष 2002 में पारित किया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ये भारत की लोकसभा और राज्यसभा ने 2 और 11 सितंबर 2002 को पारित किया था। सबसे पहले अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोसन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरक्षा मतलब 86, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला विधान या छतरी विधान के रूप में जाना जाता है, जिसे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। ये अधिनियम पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने, संरक्षण करने और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के उपाय करता है। वर्ष 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की स्थापना की गई थी और अगस्त 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो वन्य जीव 72 1972 में देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया और इसके तहत दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यही प्रश्न देख सकते हैं आप, पुनः पूछा गया है ये बिहार टीजीटी परीक्षा 2023 में कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो वर्ष है 1972 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट या तप्त स्थल पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सुंदरवन या साइलेंट घाटी। तो सही उत्तर सुंदरवन, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए, सुंदरवन जो है हॉट स्पॉट ये पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। सुंदरवन हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। सुंदरवन एक मैंग्रोव वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ये भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, जिसके नाम पर इन वनों का नाम सुंदरवन पड़ा है। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता हॉट स्पॉट संबंधित नहीं है किससे? हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व या विंध्य से। तो सही उत्तर विंध्य से संबंधित नहीं है जैव विविधता हॉट स्पॉट। भारत में जैविक विविधता हॉट स्पॉट से विंध्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि भारत में जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं। आप जान लीजिए कौन कौन। इसमें आप देख सकते हैं जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट। पूर्वी हिमालय, ये हिमालय हॉट स्पॉट का भाग है। पश्चिमी घाट, इसमें पश्चिमी घाट और श्रीलंका। अधिकांश पूर्वोत्तर भारत और अंडमान द्वीप समूह, ये इंडो बर्मा हॉट स्पॉट का भाग है। और निकोबार द्वीप समूह, ये सुंडालैंड हॉट स्पॉट का भाग है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया। और हॉट स्पॉट ऐसे स्थल को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। तो याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर तथा अंडमान द्वीप समूह, ये भारत में जैविक विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, आपको बताना है। ऑप्शन है नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन या ग्रेट निकोबार। तो सही उत्तर नीलगिरी। भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में 1986 में स्थापित किया गया और वर्तमान में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत में आरक्षित जैव क्षेत्रों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर 18। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें है कि अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या सिक्किम में? तो सही उत्तर केरल में। अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के केरल राज्य में स्थित है, जिसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा 2001 में दिया गया था। ये यूनेस्को के MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत जैवमंडल रिजर्व की सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि केरल में कौन सा रिजर्व, वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है पराकल, पेरियार, चंद्रप्रभा या कान्हा। तो सही उत्तर पेरियार। केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और आइए कुछ विभिन्न अभयारण्य और उनके संरक्षित पशुओं के बारे में जानते हैं। काजीरंगा असम में है, जहाँ पर एक सींग वाला गैड़ा। गिर गुजरात में है शेर के लिए। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में बाघ के लिए। और पेरियार केरल में ये हाथी के संरक्षण के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, मेघालय में नोकरेक है एक क्या? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम विहार, वन्यजीव अभयारण्य या जीवमंडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A और D दोनों ही सही होगा, क्योंकि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान या नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले में तूरा चोटी के निकट है। नोकरेक में रेड पांडा और एशियाई हाथी पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान लगभग 47.48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और नोकरेक जीवमंडल, ये जो है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों है।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहाँ पर, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या बेंगलुरु में। तो इसमें लखनऊ और बेंगलुरु दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि आप देखिए कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जब ये पीजीटी पेपर में पूछा गया था तो इसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी में मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान लखनऊ और बेंगलुरु दोनों इसका सही उत्तर आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था, आपको बताना है। तो ये वर्ष था 1985। याद रखिएगा 1985 में भारत सरकार द्वारा CGA यानी सेंट्रल गंगा अथॉरिटी का गठन किया गया था। इसकी स्थापना गंगा कार्य योजना यानी गंगा एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए की गई थी। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न तटवर्ती नदियों में से किस एक नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित हो चुका है, ताप्ती, मांडवी, पेरियार या नर्मदा। तो सही उत्तर पेरियार। पेरियार नदी इन तटवर्ती नदियों में से एक है जिसका जल सबसे अधिक प्रदूषित हुआ है। पेरियार नदी केरल राज्य में प्रवाहित होती है, जिसके प्रदूषण का प्रमुख कारण घरेलू और औद्योगिक कचरे का नदी जल में निस्तारण और कृषि में उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जिसको शॉर्ट में नीरी कहा जाता है, ये नागपुर में है। इसके अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है, 90%, 60%, 70% या 1 से अधिक। तो सही उत्तर 70%। आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी जो कि नागपुर में स्थित है, इसके अनुसार भारत में उपलब्ध जल का 70% भाग दूषित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी की स्थापना 1958 में हुई और इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें नदियां दी गई हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना या 1 से अधिक। तो सही उत्तर यमुना। देखिए इन विकल्पों में यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। यमुना नदी असगरपुर, नोएडा, वृंदावन से हमीरपुर के बीच सर्वाधिक प्रदूषित है, जिसमें 127 BOD मिलीग्राम प्रति लीटर है। ये नदी दिल्ली के नज़दीक भी अत्यधिक प्रदूषित है। अगला प्रश्न है, मूक घाटी आंदोलन या साइलेंट वैली आंदोलन किससे संबंधित है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा गया है कि मूक घाटी आंदोलन या साइलेंट वैली आंदोलन किससे संबंधित है। तो सही उत्तर केरल से। आप देख लीजिए साइलेंट वैली केरल से संबंधित आंदोलन है। केरल सरकार ने 1970 के दशक में कुंथीपुझा नदी पर कुद्रेमुख परियोजना के अंतर्गत बिजली निर्माण के लिए बांध का प्रस्ताव रखा, जिसका स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों, वन वैज्ञानिकों ने विरोध किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से राज्य सरकार को परियोजना को रद्द करना पड़ा। इसे ही साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें साइलेंट वैली प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। तो सही उत्तर साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है ये आप जान लीजिए कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों को कटने से बचाना है। चिपको आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो अप्रैल 1973 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपककर उनको काटने से बचाते थे। इसके प्रमुख नेताओं में गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, सरलाबेन, मीराबेन इत्यादि लोग थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का न्यूनतम प्रदूषित नगर है। आगरा, कानपुर, लुधियाना या फिरोजाबाद। तो सही उत्तर फिरोजाबाद। इसमें भारत के न्यूनतम प्रदूषित नगर फिरोजाबाद है। शेष तीनों बृहद औद्योगिक शहर हैं जो कि फिरोजाबाद के सापेक्ष अधिक प्रदूषित हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और गंदा जल प्रदूषित कर रहा है किसको। कावेरी नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी को। तो सही उत्तर यमुना नदी को।
दिल्ली और आगरा शहर यमुना नदी के किनारे हैं, इसलिए दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और गंदा जल यमुना नदी को प्रदूषित कर रहा है। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्यों में शामिल नहीं है? सोलर शक्ति, नाभिकीय शक्ति, वनीकरण और अपशिष्ट का ऊर्जा में परिवर्तन। तो सही उत्तर नाभिकीय शक्ति या न्यूक्लियर पावर। आप देख सकते हैं दोस्तों, नाभिकीय शक्ति भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 लक्ष्यों में शामिल नहीं है। जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्य योजना के जो 8 लक्ष्य निर्धारित हैं उनमें राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत मिशन और जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन शामिल हैं। इसमें नाभिकीय शक्ति मिशन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीवमंडल से संबंधित नहीं है? ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी या कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पर सही उत्तर कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी को नहीं बल्कि कच्छ के रण को आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र में शामिल किया गया है। वर्तमान में आप देख सकते हैं भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा जलयान और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, तटरक्षक अधिनियम 1950 या समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976। सही उत्तर ऑप्शन बी, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के प्रावधानों द्वारा जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा होता है। इस अधिनियम की सहायता से नाविकों का पंजीयन, प्रमाणन, भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ साथ शिकायत निवारण का भी कार्य संपन्न होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? आपको बताना है। ऑप्शन है हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार या विंध्य पठार। तो सही उत्तर छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इन खनिजों के निष्कर्ष के लिए इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गई हैं, जिसका दुष्परिणाम वहां के पर्यावरण पर पड़ रहा है और दिए गए विकल्पों में छोटा नागपुर के पठार में पर्यावरणीय निम्नीकरण अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है कौन? ऑप्शन है एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन, काला हिरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में भारतीय हाथी, गंगे डॉल्फिन, काला हिरण को शामिल किया गया है। इसमें एशियाई हाथी के नाम से कोई जीव शामिल नहीं है। IUCN द्वारा जारी लाल सूची में काला हिरण को संकट मुक्त की सूची में शामिल किया गया है, जबकि एशियाई हाथी और गांगे डॉल्फिन को लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। और आप जान लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने उत्तर कुंजी में एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन, काला हिरण को जो है ये असुरक्षित या वल्नरेबल स्पीसीज की सूची में शामिल किया है, न कि असुरक्षित प्रजातियों में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें भारत के भूगोल के अंतर्गत आपने पर्यावरण, जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।